हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्स एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज है क्या, कि वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। तो इसमें कुछ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, वुड। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं विंड, सनलाइट, टाइडल वेव्स, जियोथर्मल एनर्जी। तो अब हम समझते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्या और रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्या। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी उनके कंजप्शन की जो रेट है उनके बनने की दर से ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो रिसोर्स क्या है, टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं। क्योंकि इन रिसोर्सेज के बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, जबकि इनके कंजप्शन की रेट बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, इनको हम साइक्लिक रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनके मिलियन ऑफ ईयर्स में बनने की इनकी जो रेट है उसके कंपैरेटिवली इनके जो खत्म होने की रेट है वो ज्यादा फास्टर है। उसकी वजह से ये रिसोर्सेज क्या है, टाइम के साथ रन आउट हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज इको फ्रेंडली होने के साथ साथ उसका हम साइक्लिक रूप में यूज कर सकते हैं। सन से आने वाली एनर्जी है, सोलर रेडिएशंस के थ्रू, फोटोवोल्विक के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, टाइडल वेव्स के थ्रू करते हैं, बायोफ्यूल्स के थ्रू करते हैं, विंड एनर्जी करते हैं, हाइड्रो पावर है। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्या है, इन्वायरमेंटली साउंड होने के इजीली रिप्लेस भी किए जा सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इतना ही अंतर है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो इन्वायरमेंटली साउंड है, इको फ्रेंडली है और ये सस्टेनेबिलिटी के बेस के ऊपर आधारित है। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो ऑर्डिनरी क्लासिकल हमारा जो सिस्टम है, कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये बहुत सारा पोल्यूशन करते हैं, इको फ्रेंडली नहीं है। जबकि ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबिलिटी के बेस के ऊपर है और ये इको फ्रेंडली है और इनको हम इजीली से रिप्लेस भी कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर फॉसिल फ्यूल्स जो जीवाश्म ईंधन के ऊपर आधारित है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसको हम शामिल करते हैं। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर सोलर एनर्जी, जिसमें थर्मल पावर और फोटोवोल्विक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी को जनरेट किया जाता है, विंड एनर्जी, टाइडल वेव्स एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमास, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट साउंड है और सस्टेनेबिलिटी के बेस के ऊपर आधारित है। बट ये लोकेशन बेस्ड है। सोलर एनर्जी के लिए दिन में जहां अच्छा सूर्यताप रहता है वो पार्टिकुलर रीजन इसके लिए क्या है, सुटेबल्स है। बट ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, पार्टिकुलरली सोलर एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, सूटेबल नहीं है। इसी तरह से विंड एनर्जी रिसोर्सेज कोस्टल एरिया के अंदर या डेजर्टिक एरिया के अंदर जहां हवाएं अच्छी चलती है, लैंड एंड सी ब्रिज की वजह से, दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशंस की वजह से हवाएं चलती रहती है कंटिन्यूसली, उस पार्टिकुलर रीजन्स के लिए विंड एनर्जी जनरेट करना वहां आसान होता है। टाइडल वेव्स वाला रीजन बेसिकली कोस्टल एरिया के लिए हाई टाइड या लो टाइड की जहां सिचुएशंस होती है, जो इसके लिए पोटेंशियल साइट्स हैं, उसी जगह के ऊपर ये सही है, उपयोग की जा सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नदियों के रास्ते में डैम बना करके जो बिजली जनरेट की जाती है, या फिर बायोमास, न्यूक्लियर या जियोथर्मल, जहां भूगर्भ के अंदर क्या है, टेम्परेचर में अधिकतम वेरिएशंस पाए जाते हैं, तो वो पार्टिकुलर जगह लोकेशंस इसके लिए सूटेबल होती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लोकेशन बेस्ड हम कह सकते हैं कि इनका उपयोग हम जिस जगह पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी स्थान विशेष पर हम इनका उपयोग या इससे बिजली जनरेट कर सकते हैं। अब इश्यूज, बिग इश्यूज, कुछ क्वेश्चन ये प्रेजेंटली ये क्वेश्चन अरेज होते हैं कि
व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के कंसर्न में अगर हम देखते हैं तो इन्वायरमेंटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो इन्वायरमेंटली साउंड है, जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, तो वो इन्वायरमेंटली साउंड नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स की गैसेज इन्वायरमेंट के अंदर जाती है, क्योंकि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है बड़े पैमाने के ऊपर, उसकी वजह से क्या ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशंस होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर उनकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर ग्रीन हाउस गैसों की कंसंट्रेशन बढ़ने से, इन ग्रीन हाउस गैसेज की एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि एक हीट को एक बार कंज्यूम कर लिया तो लंबे समय तक होल्ड करके रखती है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज ही उत्तरदायी है। बेसिक कंसर्न्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तो यूजफुल एनर्जी इज बीइंग मोर स्कार्स, एनर्जी का जो यूज कर रहे हैं हम वो हमारे लिए क्या है और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, इस तरह के जो कंटेम्परेरी इश्यूज जो ग्लोबली लेवल के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं उसके नेगेटिव इंपैक्ट हमारे सामने आ गए हैं। उसकी वजह से क्या है, मेराइन इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या है, एसिड रेन की वजह से पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, और बीओडी की प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, स्नो मेल्ट हो रही है, पोलर एरियाज के अंदर जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ट्रॉपिकल एरिया है वहां वो वाली क्लाइमेट का रीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का रीजन है वो इंक्रीज हो रहा है, कंपेरेटिवली पोलर एरिया वाला रीजन है वो घट रहा है। दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि पॉपुलेशन इंक्रीज एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, ये हमारी जनसंख्या क्या है, जबकि हमारे रिसोर्सेज के कंपेरेटिवली हमारी जनसंख्या क्या है, घातांक के रूप में बढ़ रही है। तो बढ़ते हुए पेट है लेकिन हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है रिसोर्स के ऊपर, क्योंकि हमारे रिसोर्स लिमिटेड है और हमारी जनसंख्या कंटिन्यूसली गुणात्मक या घातात्मक रूप के अंदर क्या है, बढ़ रही है। तो इसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे रिसोर्स के यूटिलाइजेशन का जो रेट है, जो मेथडोलॉजी, जो पॉलिसी अडॉप्ट हम लोग कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटली साउंड नहीं है। हमारा ग्रीडी नेचर की वजह से हम रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से रिसोर्सेज क्या है, डिग्रेड भी हो रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या है, हमारी एनर्जी के रिगार्डिंग जो डिमांड थी वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली जो हमारी टोटली लगभग ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी भी इंडस्ट्रियां प्रेजेंटली जो वर्किंग मोड के अंदर हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से क्या है, बड़े लेवल के ऊपर पोल्यूशन हो रहा है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बिकम्स मोर सीवियर विद इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन, और हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारी एनर्जी के कंजप्शन करने की डिमांड, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नीड्स इंक्रीज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी कंजप्शन की रेट है वो भी बढ़ रही है। तो इन फ्यूचर हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। लिमिटेड रिसोर्स कैन इम्पैक्ट सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, तो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उसकी वजह से क्या है, हमारी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है हमारी लाइफ, जीवन का, वो उससे क्या है, प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल इम्पैक्ट कुड एवन बी मोर सीरियस, और इस एनर्जी रिसोर्सेज के बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियों के कारण, अर्बेनाइजेशन के कारण, या डिफोरेस्टेशन, हम हमारी रिक्वायरमेंट और नीड्स के लिए फॉरेस्ट काट रहे हैं, इसके लिए इसका क्या है, ड्यूल इम्पैक्ट आ रहा है। एक तरफ तो फॉरेस्ट और जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक CO2 छोड़ता है, दूसरा CO2 लेता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन है, जो प्रोड्यूसर्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक बेस पार्ट है, मेन पार्ट है, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 इंसोलेशन और सोइल से न्यूट्रिएंट की सप्लाई के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करके पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो CO2 की हम दूसरी तरफ डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे, प्लांट्स, उनकी संख्या कम हो रही है, तो कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि हरे पौधे, प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं वो CO2 को
अपने भोजन की प्रोसेस के दौरान यूज करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस का एक पार्ट है। लेकिन दूसरी तरफ हम बड़ी संख्या में CO2 रिलीज करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, अर्बेनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, तो इसकी वजह से ग्लोबल लेवल के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहे हैं वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ट्रॉपिकल एरिया इसका विस्तार हो रहा है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों क्या है, संकुचित हो रहे हैं, स्नो मेल्ट हो रही है, पोलर एरिया के अंदर इकोसिस्टम अनबैलेंस हो रहा है, किरिबातु जैसे द्वीप डूब रहे हैं, जबकि कुछ डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज जो विशेष में टॉप 10 कंट्रीज के अंदर इंडिया भी शामिल है, USA, चाइना, ये देश डेवलपमेंट के नाम के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर क्या है, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, CO2 ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशंस कर रहे हैं। बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन देशों के ऊपर पड़ता है जो लो लाइंग एरिया के अंदर रहते हैं। तो किरिबाती द्वीप का जो एग्जाम्पल है वो इसके लिए यहाँ सही और सूटेबल है कि उस द्वीप के लोगों को अपनी डूबते हुए द्वीप को बचाने के लिए वहां की जनसंख्या को फिजी के अंदर माइग्रेट करना पड़ा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओवर कंजप्शन की। हमारी नीड है वो टाइम के साथ बढ़ती हुई जा रही है एनर्जी के रिगार्डिंग। तो हमारी जो ओवर यूटिलाइजेशन की, ओवर कंजप्शन की जो रेट है एनर्जी रिसोर्सेज की, वो सबसे बड़ा और मेन बेसिक कारण है, सबसे मेजर कारण है। दूसरा मेजर जो फैक्टर है कि हमारी जनसंख्या है वो घातांक के रूप में बढ़ रही है। तो हमारी टाइम के साथ अगर हम देखते हैं ईसा पूर्व से टाइम से लेकर के 50,000 वर्ष पहले से लेकर के, और कंपेरेटिवली अब हम जब हमारे पास बर्थ रेट भी ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बर्थ रेट प्रेजेंटली हमारी जो बर्थ रेट है वो भी ज्यादा है और डेथ रेट पे हमने काबू पा लिया है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर पिछले कुछ दशकों के अंदर जनसंख्या के अंदर क्या है, बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है और हमारे जनसंख्या के डबल होने का टाइम है वो टाइम पीरियड के साथ क्या है, कम होता जा रहा है। तो इस ऐसी सिचुएशंस के अंदर, जनसंख्या विस्फोट की सिचुएशंस के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे रिसोर्स के ऊपर हमारी जनसंख्या बढ़ने से प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग उनके भरपेट के लिए उनकी बेसिक नीड्स को, चाहे वो एनर्जी रिसोर्स के रिगार्डिंग है चाहे फूड के रिगार्डिंग है, रिसोर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ये वर्ल्ड का 2001 का पॉपुलेशन इन 2001 का आंकड़ा है, जिसमें ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारी जनसंख्या 2001 के अंदर 6.14 बिलियंस थी, जबकि हमारी एनुअल ग्रोथ रेट थी 1.3। इसके डबल होने का टाइम 54 ईयर्स था। यानी पुराने टाइम के अंदर अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो पास्ट टाइम के साथ साथ अब प्रेजेंटली 2001 से 2011 के बीच और भी कम टाइम लगेगा हमारी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग, और हमारी जनसंख्या क्या है 2050 तक अनुमानित विश्व की जनसंख्या 9 बिलियन हो जाएगी। यानी ड्यूरिंग टाइम पीरियड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ने की दर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ये ग्लोबल लेवल की बात हो रही है, ना कि किसी पार्टिकुलर कंट्री वाइज। अगर हम इंडिया के लेवल पे देखते हैं तो भी हमारी जनसंख्या है अब वो घटती दर के साथ बढ़ रही है, लेकिन इसको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। इसकी वजह से क्या है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से रिसोर्स के ऊपर क्या है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट इसका जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस की वजह से बड़े लेवल के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं, जिसके अंदर CO2, मीथेन, ये गैसेज क्या है, मेजोरिटी के रूप में काम करती है। तो इन गैसेज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, थर्मल प्रॉपर्टी, कि एक बार हीट को इन्होंने होल्ड कर लिया तो कंज्यूम कर लिया तो लंबे समय तक उसको क्या है, होल्ड करके रखती है। इसकी वजह से क्या है, ग्लोबल लेवल के ऊपर टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेज का बेस क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बेनाइजेशन है, कुछ बेसिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारे के सारे जो बेसिक कारण है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशंस हो रहा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, सी लेवल राइज के लिए, मेराइन इकोसिस्टम के लिए एसिड रेन के थ्रू और पोलर एरिया के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए मुख्य आधार है। इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज जो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंड है, जो CO2 एमिशंस के साथ डिपेंड है, तो ग्लोबल वार्मिंग की भूमंडलीय उष्मन की प्रॉब्लम हो रही है ध्रुवीय क्षेत्रों में, और उच्च अल्टीट्यूड वाले पर्वतों पर, माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो है वो मेल्ट हो रही है। उसकी वजह से क्या है, नदियों के अंदर फ्लड, बाढ़ की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और एज पर साथ हमारा जो ओशियंस का, समुद्र का सी लेवल है वो राइज हो रहा है। तो कोस्टल एरिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं या कोस्टल जो मेराइन इकोसिस्टम है, वेटलैंड एरिया है,
या हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच वाला जो रीजन है, वहां पर जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो रहा है। तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट के रूप में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसका नेगेटिव इंपैक्ट के रूप में हमारा पोलर एरिया, हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया या कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। ओजोन डिप्लेशन एक अदर मुख्य कारण है। एसिड रेन की वजह से जो वाटर है उसके पीएच की वैल्यू घट जाती है। इस ऐसी सिचुएशंस के अंदर कि अगर हमारी पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाती है तो कुछ विशेष टाइप की मछलियां ही इसके अंदर सांस ले पाती है, बट जबकि अधिकतम हमारे जो समुद्री जीव है वो उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसको हम बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में जानते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मछलियों को सांस लेने में कठिनाई होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा मेराइन इकोसिस्टम है जो या वाटर इकोसिस्टम है वो सारा का सारा अनबैलेंस हो रहा है। जीव जंतुओं को सांस लेने में कठिनाई हो रही है एसिड रेन की सिचुएशंस की वजह से। या फिर जो टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक गैसें जो हम एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के प्रोसेस के थ्रू, अर्बेनाइजेशन के थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, उसका भी क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब है कार्बन मोनोऑक्साइड जो मेजर एयर पोल्यूटेंट के रूप में है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट्स मैटर, ये सारे के सारे जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है जो क्या है, प्रदूषक के रूप में एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। अब इन्वायरमेंटल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर कंसर्न का, तो न्यूक्लियर का सिस्टम ऐसा है कि एक वरदान भी है और अभिशाप भी। अगर हम सही इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो मानव सभ्यता के लिए एक वरदान है। अगर हम इसका नेगेटिव यूज करते हैं, गलत कैंडिडेट के हाथ में ये चीज लग जाती है, तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट के रूप में हम इसको क्या है देखते हैं। तो सबसे बड़ी प्रेजेंटली जो प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर की प्रोसेस के थ्रू हम एनर्जी तो जनरेट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी है, बट इसका जो वेस्ट होता है उसका सही से डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है न्यूक्लियर की प्रोसेस के थ्रू, उसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की जो प्रॉब्लम आती है, परमाणु जो दुर्घटनाएं हो जाती है, इसमें चाहे चेरनोबिल वाली या कौन सी भी है, ये सारी हम इसमें शामिल करके देख सकते हैं। न्यूक्लियर वार, हिरोशिमा और नागासाकी का फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार वाली जो घटनाएं थी वो इसमें हम समझेंगे। टेररिज्म, ये सबसे वर्तमान समय में मानव सभ्यता के विनाश के लिए अगर कुछ है तो वो टेररिज्म है। ये सारे न्यूक्लियर वेपन है, वो अगर इनके हाथों में लग जाते हैं, कुछ विशेष लोग हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कुछ विशेष कंट्रीज हैं, मानव सभ्यता के विकास में सबसे बड़ा बाधक टेररिज्म है प्रेजेंटली, और इसके विनाश का कारण भी यही होगा। इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले बड़े लेवल के ऊपर अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं तो यहाँ धूप वाले दिनों की अवधि साल में औसतन सबसे ज्यादा है। तो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग पोटेंशियल साइट्स के रूप में हम इंडिया को जान सकते हैं। विंड एनर्जी रिसोर्सेज जो कि कोस्टल एरिया में या डेजर्टिक एरिया के अंदर होता है। वेव एनर्जी, टाइडल वेव, हाई टाइड और लो टाइड वाले रीजन्स के बीच हाइड्रो पावर, नदियों के ऊपर बांध बना के मल्टी डायमेंशनल जो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं उसके थ्रू क्या है, हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं, साथ में खेतों के लिए पानी भी। तो इस तरह की जरूरत है। बायोमास के अंदर बेसिकली जो धान की पराली को हम जलाते हैं उसको क्या है, बायोमास के एक एनर्जी रिसोर्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा जो दूसरा घरों में हम गोबर गैस प्लांट वाले जो सिस्टम्स हैं सारे के सारे, उसको हम इसमें शामिल करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी, जहां भूगर्भ के अंदर अधिकतर टेम्परेचर के अंदर अधिकतम वेरिएशंस मिलते हैं, वहां क्या है, थर्मल वेव्स चलती है और उनके थ्रू क्या एनर्जी को जनरेट किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस की 1995 की ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर इसी रेट से, प्रेजेंट रेट से हमारा CO2 ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशंस होता रहा तो 2100 तक हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 से लेकर के 6.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा, और जबकि हमारा सी लेवल है वो 6 से लेकर के 38 इंच तक बढ़ जाएगा। तो इसके एक नेगेटिव इंपैक्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि हमारा भूमंडलीय उष्मन है, ग्लोबल लेवल के ऊपर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, स्नो मेल्ट होगी। तो इसके कारण क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों पे या हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स के ऊपर जो स्नो देखने को मिलती है, बर्फ मिलती है, वो पिघलेगी कंपेरेटिवली एज ए रिजल्ट
जो कोस्टल एरिया सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरिया है वो भी ज्यादा प्रभावित होगा, और उसके साथ साथ जो स्नो वाला एरिया है वहां से मेल्ट होकर के स्नो नीचे वाले एरिया में लिक्विड रूप में वाटर के थ्रू क्या है ओशियंस के अंदर आएगी, तो वहां पर क्या है जो पोलर एरिया वाला इकोसिस्टम है या हाई एल्टीट्यूड वाला जो इकोसिस्टम है वो भी अनबैलेंस होगा। ओजोन डिप्लेशन, क्रोमियम और ब्रोमाइन जो बेसिक इसका रीजन है ओजोन डिप्लेशन के कि इन दोनों के एक एक मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल मॉलिक्यूल भी क्या है ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमें भी क्या है इसके ऊपर ओजोन डिप्लेशन का एक मुख्य कारण क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन। तो हमें ये जो पार्टिकल क्रोमियम और ब्रोमाइन है इनके ऊपर सोचना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ओजोन डिप्लेशन होता रहेगा और उसकी वजह से क्या अल्ट्रावायलेट रेज भी अर्थ के ऊपर आएगी और कंपेरेटिवली हमारा टेम्परेचर है वो और ज्यादा राइज होगा और स्किन कैंसर के रिगार्डिंग जैसी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होगी। ओनली ए फ्यू मेराइन स्पीसीज can survive when pH is smaller than 5. Health effect include respiratory complications, reduced immunity to infection, reduced visibility and corrosion. तो 5 अगर हमारी pH वैल्यू 5 से कम हो जाती है तो कुछ विशेष समुद्री जीव उसके अंदर सरवाइव कर पाते हैं, बल्कि मैक्सिमम जो जीव जंतु है उनको क्या है सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये pH वैल्यू के साथ एक डायग्राम जो लगाया गया है फोटो, इसके अंदर pH वैल्यू अगर 5 है तो लगभग जीव हैं, लेकिन pH वैल्यू जो कम हो रही है कुछ विशेष प्रजाति के जीव है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज है जो इसमें सरवाइव करते हैं वो क्या है घट रही है। तो ये देखा जा सकता है कि एसिड रेन के कारण जो pH वैल्यू कम होती है उसकी वजह से क्या है मेराइन इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो रहा है। अब कुछ बेसिक रीजंस ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से भी होता है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री और अर्बेनाइजेशन और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री इन सब के थ्रू क्या पोल्यूशन हो रहा है, कुछ अदर मेजर कारण भी हमारी डेली लाइफ में यूज में हम करते हैं, उसके भी कुछ कारण है जो इंडोर एयर पोल्यूशन के अंदर हम जिसको हम काउंट करते हैं। तो सिगरेट एंड टबैको स्मोक है, पेंट है, लीड एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्टोव, रेफ्रिजरेटर एंड अदर एप्लीकेशन। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इंडोर रूप में हमारे डेली डोमेस्टिक जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या है एयर पोल्यूशन होता है। तो हमारे फ्यूचर के रिगार्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि इन्वायरमेंटली साउंड है, इको फ्रेंडली भी है और कभी खत्म न होने वाली एनर्जी रिसोर्सेज भी है। तो हमें क्या है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल का अल्टरनेट देखने की जरूरत है। तो उसके अल्टरनेट के रूप में हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर ये सब अल्टरनेट के रूप में देख रहे हैं। तो फ्यूचर के हमारे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियां या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और कार की क्या है जरूरत है। और टाइम के साथ एट प्रेजेंटली हम इंडिया के लेवल पे भी देखते हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी तो आम हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो ये टाइम के साथ चेंज हमें करना पड़ेगा। ये टेक्निक्स ऐसी है जो इन्वायरमेंटली साउंड है, इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबिलिटी के बेस के ऊपर भी है। सस्टेनेबिलिटी एक मेजर टर्म है कि हमारी प्रेजेंट्स की नीड्स को है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशंस है उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो हमारी प्रेजेंट्स की नीड्स को हम कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के रिसोर्स से पूरा करने की बजाय रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब के थ्रू हम उसको क्या है पूरा करेंगे। और इंडिया के लेवल पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए बहुत पोटेंशियल अवेलेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ दिन की अंदर धूप भी अच्छी रहती है और साल के अंदर अधिकतम दिन यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरी सस्टेनेबिलिटी के बेस के ऊपर हमारी जो टेक्निकल है वो भी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम इको फ्रेंडली हमें बनाना होगा। एक्सटर्नलीज है, टैक्स लाज है, गवर्नमेंट को भी ऐसा चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज लेकर के ऐसे नियम, ऐसे कानून कायदे बनाए जो कि सस्टेनेबिलिटी के बेस के ऊपर हो। और गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारा कर रही है कि वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है उसके ऊपर कोई आरसी नहीं बनवानी पड़ती, कोई टैक्स नहीं है। ये इसको बढ़ावा देने के लिए, जबकि कंपैरेटिवली पेट्रोल वाले या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बेस्ड जो व्हीकल है उनके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये चीजें क्या है सस्टेनेबिलिटी की, और गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे रही है, सरकारें भी ऐसा चाह रही है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है वो आम जनता, जनमानस की भागीदारी मानी जाती है। जब तक पब्लिक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, यूथ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि सरकारें नियम, कानून, कायदे, नीति बना सकती है, पॉलिसीज लेकर के आ सकती है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना जनता का काम होता है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तो हमारे रिसोर्सेज है उनके संरक्षण की हमें जरूरत है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, तो बेसिकली उन्हीं पार्टिकुलर रिसोर्सेज के क्या है कंजर्वेशन की जरूरत है। तो ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आधारित बातें हैं। तो क्योंकि हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे जो रिसोर्सेज है उनका जुडिशियस यूज करना होगा। जितनी जरूरत है रिसोर्स का उतना ही यूटिलाइजेशन करेंगे। एक तरफ से एनर्जी को बचाना ही एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बदलना होगा, जो इको फ्रेंडली टेक्निक्स है उसको अपनानी होगी। जब जरूरत ना हो हम बिजली की लाइट या स्विच ऑफ कर दें, फैन वगैरह सब कुछ। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेज, और ऐसी डिवाइसेज या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी जो क्या है एनर्जी सेवर पावर सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई है। या फिर हम इसके लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। एनर्जी विल रिमेन द मोस्ट क्रिटिकल इश्यू अफेक्टिंग द ग्लोबल इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा अगर डिस्कस होने वाला इश्यूज है तो वो एनर्जी रिसोर्सेज होगा। एनर्जी की एफिशिएंसी के रिगार्डिंग हो सकती है, या हमें इसके अल्टरनेट्स खोजने होंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए हमें क्या है नए अल्टरनेट्स खोजने होंगे। इस पार्टिकुलर सेक्टर के अंदर इनोवेटिव रिसर्च की जरूरत है। इन्वायरमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स है उनके क्या है एनालिसिस करने की जरूरत है। इन द मीन टाइम कीप योर हेड क्लियर, और अभी भी टाइम है कि जिसके साथ हम ये सोच सकते हैं कि अभी हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के साथ साथ जन भावना में लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ इसको हम क्या है सही डायरेक्शन सही दिशा के अंदर ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे साथ इको फ्रेंडली है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, उनको हमें क्या है बढ़ावा देना होगा, ताकि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ये सारे के सारे इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। और ये ग्लोबल लेवल के इम्पैक्ट है, किसी कंट्री विशेष के नहीं है। तो इसका ग्लोबल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको क्या है रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू।